सुप्रभात बच्चों। आज हम आरोह काव्यखंड कक्षा 12 कविता के बहाने कुंवर नारायण जी के द्वारा रचित ये कविता का प्रथम भाग हम आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। कविता के बहाने कुंवर नारायण जी के द्वारा रचित ये कविता, इस कविता में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो कविता होती है वह क्या होती है। तो यहाँ पे चिड़िया भी उड़ान भरती है, फूल भी खिलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं। उन सब के माध्यम से इस कविता को कवि ने बताने का प्रयास किया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि चिड़िया भी उड़ान भरती है और कविता क्या है, कविता भी उड़ान भरती है। चिड़िया अपने पंखों के माध्यम से उड़ान भरती है और कविता कवि की कल्पनाओं के माध्यम से उड़ान भरती है। तो चिड़िया के बहाने अर्थात चिड़िया का बहाना लेकर कविता की उड़ान को यहाँ कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात कविता की जो उड़ान है वह चिड़िया क्यों नहीं जान सकती, या कविता की जो उड़ान है वह चिड़िया नहीं जान सकती। अर्थात चिड़िया की जो उड़ान होती है वह क्या होती है, वह सीमित होती है। चिड़िया कैसे उड़ान भरती है, वह आसमान से कुछ ही ऊंचाइयों तक उड़ान वो भर सकती है, इस पेड़ से उस पेड़ तक, इस डाली से उस डाली तक, बस इसकी एक सीमा होती है। लेकिन जो कविता होती है वह क्या होती है, उसकी उड़ान क्या होती है, वह असीम होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से असीम उड़ान भरकर कविता की रचना करता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता का पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि चिड़िया क्या जाने, अर्थात कविता की जो उड़ान होती है वह चिड़िया नहीं जान सकती। कविता का पंख लगा उड़ने के माने, जो चिड़िया की उड़ान है वो क्या है, इस घर उस घर, इस छत उस छत, या इस पेड़ की डाली से उस पेड़ की डाली तक ही बस वो उड़ सकती है। अर्थात कविता जो है, अगर कविता को पंख लगा दिया जाए तो वह और भी ज्यादा उड़ान भर सकती है, मतलब कि वह उड़ान क्या होती है, वह असीम होती है। इसलिए उस उड़ान के बारे में चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भी क्या है, वो अत्यधिक है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अभी आपने देखा कि जो ये प्रथम पंक्ति है उसमें कवि ने जो चिड़िया की उड़ान है उसकी उड़ान से भी ज्यादा किसकी उड़ान को बताया है, कविता की उड़ान को बताया है। अब दूसरी पंक्ति में हम कवि कह रहे हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो देखो क्या है, अब इसमें क्या बताया गया है, जो फूल है और वो और क्या है, कविता है, उन दोनों में किस तरह से, मतलब जो फूल होते हैं उनकी एक सीमा होती है खिलने की। वे जैसे मान लीजिए कोई फूल है वो कितने देर तक खिला रहता है, ये फूल के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितने दिन तक खिला रह सकता है। लेकिन जो कविता होती है उसका जो उसकी महक है वो क्या है, वो असीमित होती है। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। देखो फूल भी क्या है, वो खिलते हैं, और जब खिलते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी सुंदरता, अपनी जो सुगंध है वो क्या है, चारों तरफ बिखेरते हैं और वातावरण को अत्यधिक सुगंधित करते हैं। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी कविता में, तो अगर जो कवि है वो क्या करता है, कविता की रचना करता है, तो कवि क्या कर सकता है, अपनी कविता में फूलों की जो रचना है, फूलों के बारे में जो है, जो फूलों की सुगंध है उसके बारे में तो बता सकता है, वर्णन कर सकता है, उसकी खूबसूरती का वर्णन वह कर सकता है। परंतु जो फूलों की सुगंध है वह कब तक रहती है, तब तक वो खिली रह सकती है, तब तक वो फूल खिले रह सकते हैं जब तक कि वो मुरझा नहीं जाते। तो उसकी जो सुगंध है वह नष्ट हो जाती है, अर्थात जो फूल की सुगंध है वो नष्ट हो सकती है। और
जो कविता है वो कविता क्या है? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, मतलब फूल खिलते हैं मगर कविता क्या है? फूलों से भी ज़्यादा वो खिलती है। कैसे? कि कविता भला, यहाँ पे कह रहे हैं कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, तो इसलिए फूल क्या है वो कविता के खिलने को नहीं जान सकता। कविता के खिलने के बारे में कह रहे हैं कि फूल बाहर भीतर इस घर उस घर, अर्थात फूल भी क्या है? बाहर भीतर इस घर उस घर, सब जगह क्या है? वो खिलते हैं बिना मुरझाए महकने के माने, अर्थात फूल क्या है? वो मुरझा जाते हैं, तो बिना मुरझाए क्या होती है? वो होती है कविता। कविता एक बार, कवि क्या करता है? कविता एक बार लिखता है, परंतु जो सुनने वाले हैं, जो उसको पढ़ने वाले हैं, उनके हृदय में क्या होती है? वह हमेशा ही वो जीवित रह सकती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि जो कविता है वो हमेशा फूल की तरह खिली रहती है, लेकिन फूल क्या है? वो एक सीमा तक ही बस वो सुगंधित रह सकती है, और उसके बाद जब वो मुरझा जाती है तो वो अपनी प्रतिष्ठा खो देती है। परंतु कवि कह रहे हैं कि कविता क्या है? वह हमेशा जीवित रहती है लोगों के हृदय में। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, तो यहाँ के भी कह रहे हैं, पहली पंक्ति में अभी आपने देखा कि चिड़िया की उड़ान से भी ज़्यादा किसको बताई गई है? कविता को बताई गई है, क्योंकि कविता क्या है? उसकी जो कल्पना है वह क्या है? असीम होती है। और दूसरी पंक्ति में अभी आपने देखा कि फूल से भी ज़्यादा महकने को किसको बताया गया है? वो भी कविता को बताई गई है। परंतु अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कविता है और जो बच्चा है उसके बीच में यहाँ पे कवि दोनों की समानता को प्रकट करते हुए इस कविता को समझाने का प्रयास किया है। तो कह रहे हैं कि बच्चे भी कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, अर्थात बच्चे भी खेलते हैं। तो यहाँ पर कविता और बच्चों के खेल की जो समानता कवि ने प्रकट की है, कह रहे हैं कि बच्चों के बहाने, अर्थात बच्चे क्या करते हैं? वो भी खेलते हैं। यहाँ पे खेलते हैं, इस छत खेलते हैं, उस छत खेलते हैं, पड़ोसियों के घर भी खेलते हैं, और जहाँ तहाँ इधर उधर वो जब भी उनको मौका मिल गया अगर वो, तो किसी के घर भी वो जाकर खेलते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है? ऐसी भेदभाव वाली भावना नहीं होती, ईर्ष्या द्वेष की भावना उनके अंदर नहीं होती। और वो क्या करते हैं? पड़ोसियों के घर को भी वो अपना घर ही समझते हैं। वैसे हमारे हिंदुस्तान में है भी, यहाँ पे भारत में हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात जो पूरी पृथ्वी क्या है? वो हमारे परिवार के समान है। तो इसी तरह से कुछ बच्चे भी इसी तरह से होते हैं। उनके अंदर क्या होती है? ईर्ष्या द्वेष या फिर कोई भेदभाव की भावना नहीं होती, वो सभी को ही अपना घर समझते हैं। तो यहाँ पे कवि ने भी अपनी कविता को इसी तरह से समझाने का प्रयास किया है। इसीलिए कवि कहते हैं कि बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, उनके जो मन में एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होता। तो बच्चे इस घर में, उस घर में, अपने घर में, दूसरों के यहाँ पर जाकर वो खेलते हैं। खेलने के साथ साथ वे एक दूसरे के साथ प्रेम का भाव भी रखते हैं। तो कवि कहते हैं कि कविता भी क्या है? वो भी एक खेल है। उसको कौन जानता है? उसको कौन जान सकता है? सिर्फ बच्चा ही जाने, अर्थात उस कविता को, उस कविता के जो कविता का जो खिलना है वो कौन जान सकता है? सिर्फ बच्चा ही जान सकता है। तो क्योंकि उस खेल को, उस भेदभाव को मिटाने वाला सिर्फ कौन हो सकता है? वह बच्चा ही जान सकता है। इसलिए कवि ने चिड़िया की उड़ान से भी बढ़कर कविता की उड़ान को बताया है, और फूलों के खिलने से भी ज़्यादा बढ़कर कविता के खिलने को और महकने को बताया है। लेकिन बच्चों के खेल के समान ही कविता को कवि ने बताया है, अर्थात कविता सबसे ज़्यादा बच्चों के समान ही खिलती है। तो यहाँ पे बच्चों के खेल के समान ही कवि ने कविता को बताने का प्रयास किया है।
तो अब हम इस कविता में छोटे छोटे प्रश्न भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कविता लिखा गया है कि कविता के पंख किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कविता जो है वो जो यहाँ पे कविता के पंख क्या है, वो कवि की कल्पनाओं की उड़ान का प्रतीक है। और दूसरा छोटा सा प्रश्न आप देख लेंगे कि कविता की उड़ान से क्या समझते हैं आप, या फिर जो कविता की उड़ान है वह क्या है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, तो कविता की उड़ान कवि की कल्पना का विस्तृत रूप है। अब हम इस पद्यांश में शिल्प सौंदर्य हम देख लेते हैं। तो आप इसमें शिल्प सौंदर्य में आप लिखेंगे बाहर भीतर इस घर उस घर, अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि र की आवृत्ति है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति की गई है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और आप भाषा में लिख सकते हैं, यहाँ पे भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल और प्रवाह युक्त भाषा है और छंद मुक्त भाषा है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ चिड़िया क्या जाने, यहाँ पे कई बार प्रश्न किए गए हैं, चिड़िया क्या जाने, तो फूल क्या जाने। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न अलंकार है। अब इसका जो प्रथम भाग था यहीं पे समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप इसी कविता का दूसरा भाग आप देखेंगे। धन्यवाद।